अभी तक हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में किस प्रकार से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हमने लीनियर मैपिंग या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म में कहा था, वो आपको हमने सिखाया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कर्नेल किसे कहते हैं, कर्नेल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहा जाता है। साथ में बताएंगे कि रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं और नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ये लेक्चर देख रहे हैं और आपने इसके प्रीवियस के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर को पहले आप देख लें, पढ़ लें, उसी के बाद इस लेक्चर को आप देखेगा, क्योंकि ये लेक्चर आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपको प्रीवियस के सारे लेक्चर आपने नहीं देखे होंगे। डियर फ्रेंड, इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, मैथ्स फॉर यू। अगर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो उस ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल उठता है कि आप उस ग्रुप में ऐड कैसे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनविटेशन लिंक दे रखी है, उस इनविटेशन लिंक को आप क्लिक करें, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो भी आप क्लिक करें वो आप गूगल अकाउंट से ही आप उसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको फर्दर नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना नहीं भूलना। आइए स्टार्ट करते हैं, कर्नेल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो कर्नेल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मैपिंग हमारे पास है टी जो यू से बी की तरफ जाती है, जहां पर u और v दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड है। तब कर्नेल का मतलब हमारे पास होता है कि जितने भी एलिमेंट डोमेन में है, डोमेन मतलब कि u में है, वो सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे मैप्ड होंगे आपके b के एलिमेंट के अंदर, b के जीरो डैश एलिमेंट के अंदर। अगर वो एलिमेंट जीरो डैश एलिमेंट के साथ मैप्ड होते हैं तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि जहां से वो एलिमेंट निकल के आ रहे हैं, दैट मींस u से निकल के आ रहे हैं, तो वो जो सेट होता है वो हमारा कर्नेल ऑफ टी कहलाता है। इसको समझने के लिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली कर्नेल ऑफ टी का मीनिंग एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए आप जरा, मान लीजिए हमने यहां पर एक दो वेक्टर स्पेस हमने यहां पे बनाए हुए हैं। एक आपका वेक्टर स्पेस u ऑफ f है और दूसरा वेक्टर स्पेस आपके पास b ऑफ f। इनके बीच में जो मैपिंग हो रही है वो हमने t से डिनोट करी है, जो कि u से v की तरफ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमने एलिमेंट ले लिया, दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, दिस इज जीरो वेक्टर, दिस इज अल्फा 3 एंड दिस इज अल्फा 4। हमने चार एलिमेंट ले लिए और यहां पे हमारे पास एक एलिमेंट है जीरो डैश वेक्टर। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास और भी एलिमेंट है। मान लेते हैं कि इस अल्फा 2 की इमेज जो है जीरो डैश वेक्टर पे आती है। जीरो की इमेज तो हमेशा ही जीरो डैश वेक्टर पे आएगी, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था टी और जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो डैश वेक्टर। और अल्फा 3 की इमेज भी मेरे पास जीरो डैश वेक्टर पे आती है, जबकि अल्फा 1 की इमेज मेरे पास बीटा 1 पे जाती है और अल्फा 4 की इमेज मेरे पास बीटा 4 पे जाती है। अब कर्नेल किसे बोल रहे हैं? कर्नेल का मतलब हमारे पास होता है कि ऐसे वो सारे एलिमेंट डोमेन किसे बोलते हैं? व्यू ऑफ एल। को डोमेन किसे बोलते हैं? व्यू ऑफ एल। तो डोमेन के वो सारे एलिमेंट जो कि जीरो डैश पर अपनी इमेज बना रहे हैं, वो जो सेट होता है वो हमारा कर्नेल कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सेट हमारे पास दिखाई दे रहा है, जिसमें तीन एलिमेंट हमारे पास हैं, जिनकी मैपिंग हमारे पास जीरो डैश वेक्टर पे जा रही है, वो जो सेट हमारे पास है वो कर्नेल ऑफ टी है। तो इसको हम बोलते हैं कर्नेल ऑफ टी। कर्नेल ऑफ टी का एक नाम और है जिसे बोलते हैं नल स्पेस, या इसको कभी कभी हम जीरो स्पेस के नाम से भी जानते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कर्नेल ऑफ टी हम किसे कहते हैं। अब एग्जाम में हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे वो आप समझ लीजिए। इफ टी u to v is a linear transformation from a vector space u of f to a vector space v of f, then kernel of t is denoted by KER of t। अगर कहीं भी अगर लिखा हुआ KER of t तो समझ जाना है कि वो कर्नेल को डिनोट कर रहा है, और इस कर्नेल को कभी कभी n of t से भी हम डिनोट कर देते हैं, क्योंकि वो नल स्पेस कहलाता है। And it is defined as kernel of t equal to alpha belongs to u and it is mapped to the zero dash vector। जो भी हम एलिमेंट अल्फा जो ले रहे हैं यू के अंदर, अगर वो एलिमेंट जीरो डैश वेक्टर पे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट कर्नेल में है। क्लियर?
आ गया बात समझ में आपको? अब कर्नेल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरी हमारे पास है या उससे कुछ नोट है, उनका ध्यान रखिएगा। अब साफ साफ देख रहे हैं कि हमारे पास जीरो तो वेक्टर हमेशा कर्नेल के अंदर हो ही होगा। इसका मतलब ये निकलता है कर्नेल जो होता है वो हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। क्या होता है? नॉन एम्प्टी होता है। तो सिंस t of zero vector equal to zero dash vector, then at least zero belong to kernel of t, so that kernel of t not equal to 5, that means kernel non-empty है। kernel of t is also known as a null space और zero space। kernel t को हम null space और zero space के नाम से भी जानते हैं। थर्ड पॉइंट, हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा सेट जो है वो u of f से आ रहा है, यानी कि वो डोमेन से आ रहा है। इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि कर्नेल ऑफ टी जो होता है वो सबस्पेस होता है डोमेन का। क्या होता है? सबस्पेस होता है डोमेन का। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्नेल जो होता है वो डोमेन का सबस्पेस होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है रेंज ऑफ टी, यानी कि रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसे हम कहते हैं? रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हमारे पास क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस u और v है, इस पे हमारी एक मैपिंग डिफाइंड है t, जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि ऑलरेडी पहले से ही LT है। तो ऐसे वो सारे एलिमेंट जो कि कोडोमेन में मैप्ड हो रहे हैं, तो जो कोडोमेन में एलिमेंट मैप्ड हो रहे हैं उनका जो सेट होता है वो हमारे पास रेंज ऑफ टी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज ऑफ टी कहलाता है। ओके, देखिए इस चीज को समझने के लिए, if T u to v is a linear transformation from a vector space u of to a vector space v of f, the range of T is denoted by R of T and defined as R of T equal to beta equal to T alpha belongs to B। ध्यान दीजिएगा ये एलिमेंट कहां पर है? V में है। for some alpha belongs to, यानी कि जो एलिमेंट मैप्ड हो रहे हैं, जो एलिमेंट मैप्ड हो रहे हैं उन्हीं की बात हम कर रहे हैं, बाकी और किसी की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे पास रेंज के अंदर। रेंज का मतलब इस तरह के अंदर। अब साफ साफ दिखा दे रहा है कि रेंज ऑफ टी जो होता है वो सबस्पेस होता है v ऑफ x। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास जो एलिमेंट मेरे पास आ रहे हैं बीटा 1 जीरो डैश वेक्टर और बीटा 4 हमारे पास, ठीक है। अब रेंज की अगर बात करें तो रेंज हम किसे कहेंगे? रेंज हमारे पास ये होगी, वो ये वाली होगी हमारे पास, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे मैप्ड हो रहे हैं और हम साफ साफ देख रहे हैं कि आर ऑफ टी हमारे पास ये कहलाए, और आर ऑफ टी जो है सबसेट है बी ऑफ एफ का, तो आर ऑफ टी जो होगा वो सबस्पेस होगा बी ऑफ एफ का, यानी कोडोमेन का। ओके, तो ये कहलाता है हमारे पास कर्नेल। तो कर्नेल किसे बोल रहे हैं? कर्नेल हमारे पास वो सेट होता है, वो सेट के एलिमेंट होते हैं जो कि हमारे पास जीरो डैश वेक्टर पे मैप्ड होते हैं। रेंज ऑफ टी यानी कि आर ऑफ टी हमारे पास वो सेट होता है जो कि कोडोमेन में होता है और वो हमारे पास मैप्ड एलिमेंट का सेट होता है, मैप्ड एलिमेंट का सेट होता है। ओके, तो यहाँ पे बीटा 1 जीरो डैश वेक्टर और बीटा 4 ये हमारे पास मैप्ड एलिमेंट है। मैप्ड एलिमेंट जिनका मतलब जिनकी इन एलिमेंट की इमेज यहाँ पर निकाली गई है। तो ये जो एलिमेंट हमारे पास सेट है ये हमारे पास रेंज ऑफ टी कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखिएगा रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इफ टी सच दैट यू टू बी, इसको दूसरा देखते हैं, टी सच दैट यू टू बी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे मैंने क्या शब्द यूज किया हुआ है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशन मतलब होता है ऐसा वेक्टर स्पेस जिसके बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट हो। रिमेंबर, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कह रहे हैं तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि उस वेक्टर स्पेस का जो बेसिस है उसमें एलिमेंट फाइनाइट हो। क्या हो? फाइनाइट हो। यानी कि अगर मैं किसी भी वेक्टर स्पेस को अगर हमें फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बताना है तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि उसका जो बेसिस होगा उसमें एलिमेंट फाइनाइट होंगे। ओके, और किसी भी सेट को अगर हमें बेसिस बताना है वेक्टर स्पेस का तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि वो Li होगा और वो Ls इक्वल टू V के रूल को फॉलो करता हो। Vector space, then the dimension of R of t is called the rank of t and it is denoted by the rank of t and defined by rank of rho of t equal to rank of t equal to dimension of R t।
यानी कि अगर हमें किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक निकालना है तो इसका मतलब ये है कि उस RT यानी कि RT मतलब कि रेंज ऑफ टी पहले निकालें और उस रेंज ऑफ टी के अंदर जो बेसिस हो में जो एलिमेंट है वो फाइनाइट हो तो वो उसका रैंक कहलाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। बेहतर तरीके से आप सब नोट करें, फिर और डेफिनेशन हम देखेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम किस प्रकार से नलिटी ऑफ टी डिफाइन करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम होती है जिनको हम ड्राइव पे यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए जिससे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आइए देखिए कि हमारे पास नलिटी ऑफ टी किसे कहते हैं। आपको याद होगा हमने कर्नेल ऑफ टी आपको बताया हुआ है, अभी हमने कुछ समय पहले कर्नेल ऑफ टी का मतलब क्या होता है कि ऐसे वो सारे एलिमेंट जो कि कोडोमेन के 0' एलिमेंट में मैप्ड हो रहे हैं उनका जो सेट होता है वो कर्नेल कहलाता है। तो कर्नेल का अगर हम डायमेंशन निकाल लें, क्या निकाल लें, डायमेंशन निकाल लें, तो वो हमारी कहलाती है नलिटी। क्या कहलाती है, नलिटी। तो देखें, if T U to V is a linear transformation from a finite dimensional vector space U of F into a vector space V of F, then the dimension of kernel of T या N of T is called the nullity of T and it is denoted by the nu of T and it is defined as nu of T equal to nullity of T and dimension of T। कहने का मतलब हमारे पास क्या होगा कि हम पहले अगर हमें कहीं पर भी नलिटी निकालनी है तो नलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम कर्नेल निकालेंगे, कर्नेल के का डायमेंशन निकालेंगे। कर्नेल का जो डायमेंशन होगा वही हमारे पास नलिटी कहलाएगी। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। सम इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑन वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। हमारे पास कुछ थ्योरम है यहाँ पर, सब इंपॉर्टेंट थ्योरम। यहाँ पे हमारे पास थ्योरम लिखाएगा, थ्योरम some important theorem on vector space homomorphism। नंबर 1, a kernel of T is a subspace of U of F। आपको पहले बता चुके हैं कि कर्नेल जो होता है U of F का सबस्पेस होगा। इसी प्रकार रेंज ऑफ P जो होगी वो सबस्पेस होगी V of F की। Then if T such that U to B is a linear transformation from a finite dimensional vector space into a vector space V of F with kernel K, then U of K is isomorphic। किसका साइन होता है, आइसोमॉर्फिज्म। I M of T, I M of T मतलब कि इमेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ I M, यानी इमेज ऑफ T, इमेज ऑफ T। इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं। अब बात करते हैं हम रैंक नलिटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इसकी हेल्प से अपने प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रैंक नलिटी थ्योरम का दूसरा होता है सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी। सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी, if T U to B is a linear transformation from a finite dimensional vector space U of F into a vector space U of F, then rank of T plus nullity of T equal to dimension of U। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रैंक ऑफ T यानी कि डायमेंशन ऑफ RT, nullity of T that is dimension of kernel, तो सम होती है वो डायमेंशन ऑफ U के बराबर होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें किसी क्वेश्चन में नलिटी निकालनी है और हमारे पास रैंक ऑफ T और डायमेंशन U हमारे पास नलिटी निकाल सकते हैं, या डायमेंशन U निकालनी है और रैंक ऑफ T हमारे पास है तो नलिटी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नलिटी और डायमेंशन मेरे पास तो रैंक ऑफ T निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें U की डायमेंशन हमेशा हमें पता होगी, तो हमें ये कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि अगर मेरे पास डायमेंशन U और रैंक ऑफ T है तो मैं नलिटी ऑफ T निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास नलिटी ऑफ T और डायमेंशन ऑफ U है तो मैं रैंक ऑफ T निकाल सकता हूं। तो अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि किस प्रकार से हम नलिटी, रेंज और रैंक वगैरह आपको निकालना सिखाएंगे। आइए सब नोट कर ले। फिर क्वेश्चन है, इफ अ मैपिंग F V2R से V3R इज LT। ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में जो मैपिंग दे रखी है वो में LT दे रखी है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको फिर इतना बोला जाता है कि इफ अ मैपिंग डिफाइंड एट दिस मच, इसकी मतलब ये है कि आपको वहां पर से LT पहले प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हम आपको LT प्रूव करना बता चुके हैं पहले से ही, तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर को रेफर जरूर करें कि LT हम कैसे निकालते हैं। ठीक है,
हम इस क्वेश्चन में आपको स्पेशली केवल निकालना सिखा रहे हैं कैसे हम रेंज, रैंक, नल स्पेस और नलिटी कैसे निकालते हैं। ओके, तो मैपिंग हमें इस प्रकार से दी हुई है। तो आपको फाइंड करना है रेंज, रैंक, नल स्पेस एंड नलिटी ऑफ एफ। अब देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। गिवन एफ V2 से V3 is a LT defined as f of xy equal to x plus y minus y. Now say this is first. अब फर्स्ट इसमें हम निकालने जा रहे हैं, दिस इज अ रेंज ऑफ f। क्या निकालने आ रहे हैं? रेंज ऑफ f। अब देखिए रेंज हमारे पास हमने क्या बताया कि रेंज हमारे पास वो एलिमेंट होते हैं जो कि कोडोमेन में हमारे पास होते हैं। कोडोमेन क्या होते हैं, यानी कि हमारे पास जो भी हम एलिमेंट्स हमारे पास ये है डोमेन और ये मेरे पास कोडोमेन है, तो ये जो सेट मेरे पास निकल के आएगा वो मेरे पास R ऑफ T कहलाएगा। क्या कहलाएगा? R ऑफ T कहलाएगा। अब ये जो, अब क्योंकि ये तो मेरे पास क्या है V2 है और ये मेरे पास क्या है V3 है, तो अब मुझे R और T के अंदर एलिमेंट लेके आना होगा। अब R और T हम क्या करते हैं कि इसका एक हम एलिमेंट ले लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिस जो हमारे पास होता है। ठीक है, we know that E1 equal to 1 0, E2 equal to 0 1 is a standard basis of B। ओके, अब हम ये एलिमेंट then R of F generated by E1 and E। क्या होगा? R of F जो होगा जनरेट करेगा E1 और E2 से। अब कैसे जनरेट करेगा इसको थोड़ा समझे हम। हमने यहां पे बोला कि अगर E1 और E2 मेरे पास अगर B2 में है तो f ऑफ E1 और f ऑफ E2 कहां पे होंगे? B3 के अंदर होंगे। ठीक है, सो दैट f ऑफ E1 एंड f ऑफ E2 बिलोंग्स टू B3 सच दैट, अब f ऑफ E1 कितना होगा? तो देखिए हमारे पास f ऑफ E1 से मतलब क्या होगा? दिस इज f ऑफ 1 0। f ऑफ 1 0 निकालने का तरीका मेरे पास क्या है? x हो गया 1 और y हो गया 0, तो दिस इज 1 प्लस 0 और माइनस 1 यानी कि सॉरी 0, ये कितना हो गया? 1 1 0। f ऑफ E2 कितना हुआ? यानी कि 0 1, इसको क्या लिखेंगे हम? x हो गया 0, y हो गया 1, नाउ दिस इज 0 0 प्लस 1 और माइनस 1 यानी कितना हो गया? 0 1 माइनस 1। ठीक है, now A f of E1 plus B f of E2 equal to 0 dash vector where 0 dash vector belongs to B। तो कि हमें यहाँ पे क्या होता है? जनरेटेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम इस प्रकार इसको लेके आएंगे। ना f of E1 अभी हमने निकाला कितना? 1 1 0 1 1 0। f of E2 हमने निकाला अभी 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 डैश वेक्टर। तो ये हमें कितना मिलेगा? दिस इज a 0 and 0 b minus b equal to 0 dash vector। This implies that a plus b और माइनस b 0 डैश वेक्टर, और 0 डैश वेक्टर मेरे पास कितना है? दिस इज 0 0 0। तो देयरफॉर a इक्वल टू 0
a प्लस बी इक्वल टू 0 माइनस बी इक्वल टू 0, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a भी 0 मिल रहा है और b भी 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम RT के अंदर एलिमेंट लेके आने वाले, तो RT के अंदर एलिमेंट कौन से होंगे, f ऑफ E1 और f ऑफ E2। क्या होंगे, f ऑफ E1 और f ऑफ E2, ठीक है। तो देयरफॉर R of f इक्वल टू f ऑफ E1 f ऑफ E2, और ये एलिमेंट क्या लेके आए हमारे पास, दिस इज 1 1 0 0 -1, तो ये मेरे पास रेंज होगी। अब रेंज के बाद हम निकालना सीखेंगे कि हम किस प्रकार से रैंक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रैंक ऑफ टी। तो रैंक ऑफ टी में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास रेंज ऑफ टी का जो डायमेंशन होता है वो हमारे पास रैंक ऑफ टी कहलाती है। क्या कहलाती है, रैंक ऑफ टी कहलाती है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या होगा, दिस इज रैंक ऑफ टी, यानी कि रैंक ऑफ एफ, क्योंकि अभी हमारे पास जो मैपिंग चल रही है वो एफ चल रही है, तो इस हिसाब से रैंक ऑफ एफ होगी। क्लियरली इसको हम बोलते थे नाउ से दिस टू, क्लियरली फ्रॉम सेकंड डायमेंशन ऑफ आर एफ इक्वल टू, कितने एलिमेंट मेरे पास है यहाँ पे, 1 और 2, आर और 2 हो गया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द रैंक ऑफ एफ। तो रैंक ऑफ एफ कितनी मेरे पास आ गई, 2 आ गई, ओके। रेंज कितनी आ गई मेरे पास, इतनी आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, नल स्पेस चाहिए। नल स्पेस नहीं बनाना, तो नल स्पेस कैसे बनाएंगे, हमारा है नल स्पेस ऑफ एफ। तो नल स्पेस का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी एलिमेंट हम लेंगे कर्नेल के अंदर, उसकी जो इमेज होगी वो हमारे पास 0' वेक्टर पे बनेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ एफ, so that f of alpha equal to 0' वेक्टर। ये हमने किससे लगाया, विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कर्नेल। अब f of alpha से मतलब क्या, दिस इज f of x y, ओके। अब f of x y का मतलब क्या हुआ, दिस इज x प्लस y माइनस y इक्वल टू 0 0 0। इट मीन्स दैट x इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 0 माइनस y इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्नेल में जो एलिमेंट हमारे पास होगा वो केवल 0 होगा। सो देयरफॉर कर्नेल ऑफ f या n ऑफ f इक्वल टू 0 0 एलिमेंट। क्या होगा, 0 0 एलिमेंट। अब हमें क्या निकालना है, नलिटी निकालना है। अब देखिए नलिटी निकालने के लिए हमेशा आप सिल्वेस्टर लॉ का यूज करिए, क्योंकि आपके पास रेंज आ चुकी है। क्या आ चुकी है, रेंज आ चुकी है, रैंक आपके पास है, डायमेंशन आपको पता है, V3 का डायमेंशन आपको पता है, सॉरी V2 का डायमेंशन आपको पता है। ऐसी कंडीशन सिल्वेस्टर लॉ या रैंक नलिटी थ्योरम से हम नलिटी बनाना है। nullity of f by rank nullity theorem rank of f plus nu of f equal to dimension of V2। हम यहाँ क्या लिखते थे, डायमेंशन ऑफ u, तो लेकिन u इस समय मेरे पास क्या है, V2 है, ओके। अब नलिटी ऑफ f हमने पीछे क्या निकाले हुए 2, इसको अभी हम छोड़ देते क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है। और डायमेंशन V2 कितना है, V2 लिखा है, इसका मतलब क्या, इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 2 होंगे, तो हमने 2 लिख दिया। नाउ दिस इज नलिटी ऑफ f इक्वल टू 0।
तो हमारे पास इस क्वेश्चन में नलिटी हमारे पास क्या निकल के आई, 0 निकल के आई। बड़ी आसानी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेक्चर को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद में आपको कुछ 2 सॉल्व प्रॉब्लम भी यहाँ पर मैं रखूंगा, उनको देखेंगे उन क्वेश्चन में किस प्रकार से सॉल्व किया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी 24 आवर में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।